Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 7 of taxation. पिछले लेक्चर में हमने DTAA कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मेन से क्वेश्चन आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम चालू करेंगे गार और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और डायरेक्ट टैक्स कोड एंड वी विल ट्राई कि भाई आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज काफ़ी एक्सटेंड हो रहा है क्योंकि बिकॉज उसके बाद अपन को इनडायरेक्ट टैक्सेस भी करने हैं। तो कहाँ गया हमारा गार, ये रहा गार। तो फर्स्ट लेट मी चेंज द पेन कलर। अब ठीक है। देखो, आपको याद होगा मैंने एक डील के बारे में बताया था, वोडाफोन एंड हच की डील के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। उस डील में क्या हुआ था कि ये जो फॉरेनर्स थे इन्होंने क्या किया था, फॉरेनर्स ने जो इंडिया का लूप होल था, इंडिया के जो लॉज में लूप होल था उसका मिसयूज़ किया था। मिसयूज़ किस तरीके से किया था, उन्होंने डील यूरोप में ही कर ली, उन्होंने डील यूरोप में ही कर ली, उन्होंने डील इंडिया में नहीं की। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भैया टैक्स लेके आओ, आपको इसमें कैपिटल गेन टैक्स देना होगा बिकॉज आपने एसेट्स बेचे हैं। मैंने क्या बताया था, अगर आप एसेट्स बेचोगे तो क्या होगा, कुछ प्रॉफिट होगा जिसको हम कैपिटल गेन बोलेंगे और उस कैपिटल गेन के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो वो कैपिटल गेन टैक्स निकालो। तो कंपनीज ने बोला कि भैया किस बात का कैपिटल गेन टैक्स, हमने तो यूरोप में डील की है, आपके यहाँ तो डील ही नहीं हुई है, तो आपका तो कोई जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। और एक्चुअली में वो सही भी था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया और बाकी जो ट्रिब्यूनल्स का जजमेंट आया वो एक्चुअली किसके फेवर में था, यूरोपियन कंपनीज के, बिकॉज लॉ में कुछ लिखा ही नहीं था। अगर आप सपोज करो कि भाई लॉ में लिख दिया गया है कि आर्टिकल 32 को कभी भी निकाला नहीं जा सकता, ठीक है, केशवानंद भारती केस में कह दिया गया है बिकॉज इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या पार्लियामेंट उसे निकाल सकती है? नहीं, बिकॉज दैट इज़ अ लॉ। और सो अगर सुप्रीम कोर्ट भले पार्लियामेंट के कितना भी फेवर में हो, मान लो सुप्रीम कोर्ट किसी दिन बिकी गया बिल्कुल पार्लियामेंट से, बट फिर भी उस चीज़ को वो हाँ नहीं कर सकता है कि भैया हाँ ठीक है पार्लियामेंट ने निकाल दिया आर्टिकल 32 वो सही है, वो नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लॉ के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 5 साल में इलेक्शन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और जो सेम बंदा है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं कर सकता अगर इमरजेंसी ना लगी हो, तो आपको इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, ये रूल है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे टैक्सेशन लॉज में इसके रिगार्डिंग कुछ रूल ही नहीं था कि बाहर डील होगी तो कैपिटल गेन टैक्स मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। तो अल्टीमेटली ये जो ट्रिब्यूनल ने इनको जितवा दिया, तो अब गवर्नमेंट को समझ में आया कि ये तो भैया हमने गलती कर दी है, हमारे पास लॉ नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉ लेके आया, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी डील का इतना कैपिटल गेन टैक्स जो था वो चला गया और ऊपर से वर्ल्ड लेवल पे बेइज्जती हुई, बोला बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट क्या हुई, केस हार गई, इंडियन गवर्नमेंट केस हार गई तो बड़ी बेइज्जती भी हुई। तो ऐसी फ्यूचर में कोई संभावना ना हो जाए। अब देखो यहाँ पर लॉ नहीं था तब इन लोगों ने इस लूप होल का यूज़ किया और अपने जो कैपिटल गेन टैक्स थे उसको बचा लिए। अब हो सकता है कि कुछ ऐसा किया जाए जो कभी किसी ने देखा ही ना हो। क्या कभी ने ऐसा सोचा क्या कभी ने किसी ने ऐसा सोचा था कोरोना नाम का कोई वायरस आएगा, कोविड-19 नाम का कोई वायरस आएगा और वो पूरी दुनिया को उस तरीके से खिला देगा कि हमारा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा? क्या कभी ने ऐसा कुछ सोचा था? नहीं। तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली अब बात ये आती है कि आप डिस्क्रिशन दे दो लोगों को, डिस्क्रिशन ले दो कि अगर भाई कोई भी अगर दोबारा इस टाइप की सिचुएशन अराइज होती है तो आप एक्ट कर सको। अब किस तरीके से डिस्क्रिशन देना, डिस्क्रिशन कुछ इस तरीके से देना कि अगर मान लो, ठीक है, अब डिस्क्रिशन गार के अंदर दिया गया है, गार एक्चुअली डिस्क्रिशनरी है। तो आप देखो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने गार के अंदर बोल दिया कि भाई अगर कोई भी कंपनीज अगर चीज़ों को बेचती हैं या कोई भी एक्शन लेती हैं, ठीक है, एक्शन लेती है और उसका सोल पर्पस, अगर उसका सोल पर्पस सिर्फ और सिर्फ टैक्स को बचाना है, अगर उसका सोल पर्पस सिर्फ और सिर्फ टैक्स को बचाना है, वो भी इलीगल तरीके से, उस वक्त भले लॉ हो या ना हो, जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर है वो जाके इस रिगार्डिंग में पूछताछ कर सकते हैं और अगर उनका शक सही होता है तो वो उससे ज़्यादा टैक्स भी वसूल कर सकते हैं, मतलब फाइन के साथ, तो ज़्यादा टैक्स ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? मतलब सिंपल सा ये है कि भाई अगर कोई भी डील होती है इंडिया में रिगार्डिंग इंडिया, मतलब इंडिया में वो कंपनी हो या ना हो लेकिन उसका रेसिडेंट इंडिया में हो, मतलब एक तरीके से इंडिया से पैसे अर्न कर रही हो और उसने टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए कुछ लॉज में लूप होल्स ढूंढ लिए, ठीक है, लॉज में लूप होल्स ढूंढ लिए और उन लूप होल्स का यूज़ करके उसने टैक्स बचा लिया। तो अब यहाँ पर कमिश्नर जो रहेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर कमिश्नर, उनको अलाउड रहेगा कि भैया आप उस पूरी डील को एनालाइज करो, आप पूरी डील को एनालाइज करो और अगर ऐसा दिख रहा है उन लोगों ने कुछ ना कुछ इलीगल करके यहाँ पर टैक्स बचाया है तो आप उस केस को दोबारा ओपन करो, उस केस को दोबारा ओपन करो और स्टडी करो और सही होता है तो आप टैक्स मारो प्लस पेनल्टी भी मारो, ठीक है।
तो ये सब सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ से ऊपर के केसेस के लिए होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ से ऊपर के केसेस के लिए होगा। अगर 3 करोड़ से नीचे की कोई डील होती है, भले भले वो अगर टैक्स को बचाने के लिए हुई हो या फिर इलीगल तरीके से हुई है टैक्स को बचाने के लिए, तो उसमें गार का कोई भी रोल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ से ऊपर। देखो आप सोचोगे सारे के सारे प्रोविजन में क्यों नहीं, मतलब पूरी फुल अमाउंट में क्यों नहीं, मतलब ₹1 से लेके रुपीज़ इन्फिनिटी तक क्यों नहीं। ठीक है, उसका रीज़न है। देखो क्या होता है, जब फॉर एग्जाम्पल अगर कमिश्नर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है, तो आप ये सोचो कि अगर कोई डील 1 लाख की हुई, ठीक है, कोई मतलब सपोज 1 लाख का बस टैक्स बचा रहा है, अब कमिश्नर आएंगे, उसमें खर्चा होगा, पूरा स्टडी करेंगे, तो वो जो कमिश्नर का खर्चा होगा वही अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 लाख बैठ जाएगा, और आपने उसके बाद 1 लाख का टैक्स रिकवरी भी लिया, तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए उस अमाउंट पे जाओ जहाँ पर पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ो प्रीलिम्स में अगर निकालना है तो, क्योंकि अगर आपने पॉलिटी और हिस्ट्री में कमांड निकाल ली मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आपका समझ लो पेपर निकलना लगभग कंफर्म हो जाता है, अगर आपने उस पर कमांड ला दी तो। ठीक है, और साथ ही साथ करंट में उसी प्रकार से सिर्फ वहीं पर हाथ डालो जहां पर टैक्स निकलेगा तो हमें फ़ायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 करोड़ का टैक्स निकल रहा है, लेकिन खर्चा गवर्नमेंट ऑफिशियल का सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लाख का हुआ, तो कोई लॉस नहीं भाई, प्रॉफिट ही हुआ ना। लेकिन आप 10-15 लाख के लिए जाओगे और 10-15 लाख ही चला गया, तो फिर कुछ फ़ायदा थोड़ी ना होगा। ठीक है, अब यही रीज़न था, जब आप सभी को पता होगा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी या विमुद्रीकरण, यही बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, विमुद्रीकरण। तो जो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था, सबके अकाउंट्स में पैसे आ गए थे। ठीक है, इलीगल पैसे आ गए थे, गवर्नमेंट को भी पता था, बट फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ खास एक्शंस नहीं लिए, बिकॉज पता था कि अगर हम इसमें एक्शन लेने जाएंगे तो बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाएगी और कुछ खास एंड में फ़ायदा भी नहीं होगा, सब बच के निकल जाएंगे और बहुत लंबी प्रोसीजर चलने वाली है। तो इन शॉर्ट कि भैया इन सबको छोड़ो, अब जो हो गया हो गया, अब हमें और पैसे ख़राब नहीं करने हैं। इसलिए डीमोनेटाइजेशन का 99% जो पैसा था वो वापस पहुंच गया कहाँ, आरबीआई के पास, और जो ब्लैक मनी थी वो वाइट हो गई, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गार। अब आप देखो इंडिया की एक बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ टैक्स टेररिज्म। मतलब आपको पता होगा एक कोई बिजनेसमैन भी था, आई थिंक 6 से 8 महीने पहले, मतलब लास्ट ईयर न्यूज़ थी कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया था, और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था जो टैक्स ऑफिशियल से उसको हारिस कर रहे थे। उसमें फिर काफ़ी बड़े ऑफिशियल से भी स्टेटमेंट आए थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, इनके खिलाफ केसेस था, ये था, सबूत थे, उन्होंने बस हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। मतलब एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में ये इमेज है कि इंडिया में टैक्स को वसूलने के लिए टेररिज्म का यूज़ किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट है अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती है टैक्स को वसूल करने के लिए, टैक्स को वसूल करने के लिए अपनी पावर का मिसयूज़ करती है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हटाने के लिए ऊपर से आपने गार ला दिया, मतलब आपने टैक्स ऑफिशियल को एक्स्ट्रा पावर दे दी। अब ऐसा हो सकता है ना कि मान लो कोई बड़ी कंपनी, मान लो एप्पल या अमेजोन कोई बड़ी डील करते हैं, अब उनको परेशान करने के लिए ये लोग पहुंच गए कि नहीं भैया आपने तो डील टैक्स बचाने के लिए कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, फिर उनसे आप कह सकते हैं रिश्वत मांगेंगे, वो लोग बड़ी रिश्वत मांगेंगे बिकॉज बड़ी कंपनी है, तो वो लोग वहाँ बच जाएंगे। तो ऐसा टैक्स टेररिज्म में अपना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रभावित होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रभावित होगा। तो अल्टीमेटली अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, उनको कुछ ना कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, रियायतें रियायतें देनी पड़ेंगी। ठीक है, रियायतें देनी पड़ेंगी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर सकते हैं। देखो एक्चुअली में अगर कोई भी जो केस आता है तो उसको गार काउंसिल देखती है। कौन देखता है, गार काउंसिल देखती है, और इट इज़ एक्चुअली हेडेड बाय चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा, कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है वो बताऊंगा। साथ ही साथ 2 मेंबर्स भी रहते हैं यहाँ पर, एक रहता है लॉ मिनिस्ट्री में जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का मेंबर हो, साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट मेंबर रहता है। ठीक है, तो ये सब आप देखो बहुत ही अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस रखा गया है, बट फिर भी हो सकता है कि जो केसेस को लाया जा रहा है वही गलत है, टैक्स ऑफिशियल ने कुछ ना कुछ घपलाबाजी की हो रिश्वत के लिए, तो उसको बचाने के लिए 2 स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर कोई भी केस इस तरीके का आता है 3 करोड़ से ऊपर का, और उसमें अगर टैक्स ऑफिशियल बोल रहे हैं कि भैया हमें गार लगाना चाहिए, मतलब गार के अंदर इसकी तहकीकात होनी चाहिए बिकॉज उन्होंने यहाँ पर टैक्स चुराने की कोशिश की है, तो आपको जो परमिशन है वो कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर की रैंक के किसी बंदे से लेना पड़ेगा। तो ये पहला चेक है। दूसरा ये है, इसके अगर इसने भी सर्टिफाई कर दिया तो इसके बाद केस जाएगा एक पैनल के पास। ठीक है, और उस पैनल में हाई कोर्ट जज उस पैनल को चेयर करेंगे, और वो पैनल भी हाँ बोलेगा। जब फिक्स हो जाएगा उसके बाद केस जाएगा गार काउंसिल में, और उसको चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी हेड करेंगे, और इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर भी रहेगा, साथ ही साथ लॉ मिनिस्ट्री का जो जॉइंट सेक्रेटरी रहता है उसकी रैंक का भी एक मेंबर रहेगा। इस तरीके से हमने अपने जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी प्रमोट किया, बिकॉज टैक्स टेररिज्म को हटाने की बात की है। साथ ही साथ ये जो कंपनीज अपना मिसयूज़ करते हैं हमारे टैक्स लॉस को,
उसको भी हमने बचाने की कोशिश की है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है गार, ठीक है। तो DTAA पढ़ लिया और गार पढ़ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ों को बिल्कुल घोट के पी जाना, जैसा समझाया है बिल्कुल वैसे ही याद रखना। ओके, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। देखो मैंने आपको प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में हल्का फुल्का बताया था, बेस इरोजन के बारे में बताया था, और एक दो चीज़ों के बारे में और बताया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे हमें समझना है अच्छे से। देखो ये जो कंपनीज होती हैं, मैंने आपको बताया था टैक्स बचाने के लिए क्या करती हैं, अपने आप को कहाँ रजिस्टर करवाती हैं, टैक्स हेवेंस में, ठीक है। उसके बाद वो लोग करते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग या फिर करते हैं बेस इरोजन, और उसको बचाने के लिए हम कर सकते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ये कुछ समझ में नहीं आया, आई नो दैट, बिकॉज मैंने कुछ समझाया ही नहीं। अब समझाना चालू करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अपनी समझ की बत्ती खोलते हैं हम और चीज़ों को चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे टैक्स हेवेंस क्या होते हैं। देखो टैक्स हेवेंस ऐसी कंट्रीज़ होती हैं, टैक्स हेवेंस ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो अपने यहाँ पर नील टैक्स लेती है, नील, और आप कह सकते हैं इक्वल टू जीरो टैक्सेस लेती है, या मुश्किल से 1 से 2% का टैक्स लेती है, ठीक है, 1 से 2% का टैक्स लेती है। देखिए उनका पर्पस भी सेम रहता है, एक तो टूरिज़्म बढ़ाना, ठीक है, टूरिज़्म बढ़ाना, और कुछ नहीं आ रहा था इनके यहाँ पर तो एटलीस्ट कुछ आ रहा है। और तीसरी बात रहती है, लोग ब्लैक मनी के लिए काफ़ी फेमस रहते हैं। जो पनामा पेपर्स आए थे, वो पनामा आइलैंड, समझ में आया, तो वहाँ पर वो टैक्स हेवन कहलाता है। तो टैक्स हेवन मतलब जहाँ पर टैक्सेस बिल्कुल लो होते हैं, वो जानबूझ के टैक्सेस को लो रखते हैं। क्यों? बिकॉज जितनी भी बड़ी कंपनीज रहती हैं, ठीक है, जितनी भी बड़ी कंपनीज रहती हैं, वो लोग क्या करती हैं, वो लोग अपने हेडक्वार्टर टैक्स हेवंस में शिफ्ट कर देती हैं। और टैक्स हेवंस का देखो आपको पता, पैसे कमाने का दो तरीका रहता है। सबसे पहले तो अपनी कंट्री को, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आइलैंड कंट्री है, मैक्सिमम भी आइलैंड कंट्रीज रहती है, ठीक है, आइलैंड कंट्री जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस, ये लोग अपने आप को क्या टैक्स हेवन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, टैक्स हेवन बना लेते हैं। मतलब टैक्स नील के बराबर हो जाएगा, या 0 to 1%, 2%, 3% हो जाएगा। अब इसके बाद ये लोग बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ DTAA साइन करते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। अब इसका फ़ायदा उठाने के लिए आ जाती हैं कंपनीज, ठीक है, इसका फ़ायदा उठाने के लिए जाती है कंपनीज। कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली किसी भी कंट्री में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाती हैं, डायरेक्टली किसी भी कंपनी में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाती हैं। वो सबसे पहले अपने आप को टैक्स हेवन में रजिस्टर करवाती हैं। कहाँ पर? टैक्स हेवन में। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन हो गई, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, करते नहीं है, वो बड़ी कंपनी है, वो ऐसा नहीं करेगी। अमेजॉन हो गई, ठीक है, उसने अपने आप को मान लो मॉरिशस में रजिस्टर करवा लिया। बस वही जो दो एग्जांपल दिए थे उनको रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल और दूंगा, और उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो मान लो अमेजॉन ने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवा लिया मॉरिशस में। अब वो टैक्स हेवन है, इंडिया के साथ DTAA साइन है, DTAA साइन है। उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, या फिर ना के बराबर टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपने DTAA साइन किया है। और मॉरिशस में भी टैक्स कितना है, 1 से 2% के आसपास। तो अल्टीमेटली इंडिया में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते तो आपको 25 से 30% टैक्स भरना पड़ता, लेकिन इंडिया का मॉरिशस के साथ DTAA साइन है, तो आपका टैक्स बच गया वहाँ पर, या फिर मुश्किल से 3 से 4% लगा। और साथ ही साथ मॉरिशस में भी 1 से 2% का टैक्स है, तो आपने अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास का टैक्स बचा लिया, मतलब आपने अपना इतना रेवेन्यू बचा लिया। इसको कहते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। मतलब आपने बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉफिट शिफ्टिंग मतलब आपने अपना प्रॉफिट, अच्छा ये तो अभी बात को बाद में समझ में आएगा, पहले ये इसे कहते हैं बेस इरोजन, ठीक है। ये बेस इरोजन का पहला एग्जांपल है, प्रॉफिट शिफ्टिंग इसके बाद आएगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया वो क्या था, बेस इरोजन। देखो इसको ना कुछ लैंग्वेज में या मतलब लिख के रट्टा को मारने की कोशिश मत करना। जैसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, उस एग्जाम्पल से याद रखना कि भाई टैक्स हेवन था, मॉरिशस का एग्जाम्पल याद रखो, आपको सब चीज़ें एग्जाम्पल से याद रखनी है, इससे ना चीज़ें स्ट्राइक जल्दी करती हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने अप्रोच वाले लेक्चर में, जब एथिक्स का रोड मैप लिया था, कि भाई जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, या तो वो डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछेंगे या फिर कॉन्सेप्ट से पूछेंगे, और कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा फंडा रहता है एग्जाम्पल्स को समझना, ठीक है। बड़े बड़े नोट्स चिट्ठे सब हमारे पास भी रखे हैं, आप भी जानते हैं हमारी बुक्स प्रिंट होती हैं, सब कुछ होता है, तो हम लोग भी सब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट वी डोंट वांट दैट, हम चाहते हैं चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। अभी यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ लोग चीज़ें इंग्लिश में लिखा रहता है, पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं, चीज़ें खत्म हो जाती हैं। हम वो नहीं चाहते, हम आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस मतलब आपको रियल कंटेंट देना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, याद रखना, ये जो पहले दो एग्जाम्पल दूंगा, एक मॉरिशस वाला, उसके बाद एक और एग्जाम्पल दूंगा, उसे कहते हैं बेस इरोजन। ये दोनों एग्जाम्पल बेस इरोजन के, ठीक है, मॉरिशस वाला, और दूसरा दूंगा शेल कंपनीज वाला, जो भी कल दिया था मैंने, राउंड ट्रिपिंग वाला, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटी शॉपिंग बोलते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया बेस इरोजन का, मॉरिशस के साथ इंडिया का DTAA साइन था। अब अमेजॉन आई, अमेजॉन ने इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया डायरेक्टली, वो गई सबसे पहले मॉरिशस में। मॉरिशस में बोला कि भैया आपका इंडिया साथ DTTA है ना, मॉरिशस ने बोला हाँ भाई बिल्कुल है, तो आप हमसे 1 से 2% टैक्स ले लो। अब इंडिया में जो टैक्स लगना था 25%, वो हो गया मुश्किल से 3 से 4%, बिकॉज हमने कहाँ से इन्वेस्ट किया है,
हमने इन्वेस्ट किया मॉरिशस से, तो अल्टीमेटली आपका सिर्फ टैक्स बना कितना 5%, आपने 20% बचा लिया, आपका फायदा हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया बेस इरोजन का, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रीटी शॉपिंग। अब दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होता है शेल कंपनीज का। दूसरा एग्जाम्पल होता है शेल कंपनीज का। इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे आप कह सकते हैं राउंड ट्रिपिंग, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं राउंड ट्रिपिंग। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंडियन हूँ, मेरे पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ का ब्लैक मनी है। आईएएस बन गया, बहुत ब्लैक मनी कमा लिया मैंने, 800 किलो सोना है, 800 तोला सोना है, बहुत कुछ है मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बिजनेस में लगाया जाए, क्यों ना इसे इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट करूँगा तो क्या होगा, अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट करूँगा तो इनकम टैक्स मेरे यहाँ रेड मार देगा, और जैसे वो आईएएस पकड़े गए थे रिसेंट में भी, उनकी तरह मैं भी पकड़ा जाऊँगा। तो इसको बचाने के लिए अब क्या कर सकते हैं, इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बचाने के लिए सिंपल सी बात है, मैं किसी कंपनी को बोलूँगा जो मनी लॉन्ड्रिंग करवाती है कि भाई आप क्या करो, मेरे पैसे आप मनी लॉन्ड्र कर दो, मतलब लॉन्ड्र कर दो मतलब उससे सफ़ेद बना दो, ब्लैक को वाइट कर दो और उसे मॉरिशस के अकाउंट में डाल दो, ठीक है। अब मेरे पैसे आ गए मॉरिशस के अकाउंट पे। अब मैं मॉरिशस में क्या करूँगा, मॉरिशस में अपनी एक शेल कंपनी खोलूँगा। जैसे हर्षद मेहता में क्या हुआ था, वो डब्बा सी कंपनी खोली गई थी, याद है ना, वो दरवाजे में जब सुचिता दलाल जाती है तो सिंपल से एक कमरा रहता है, उसके अंदर कोई भी नहीं रहता है। तो जब उस कंपनी में जाती है तो उसे क्या देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कमरा। और उसके बाद वही शेल कंपनी इन्वेस्ट करेगी इंडिया में, ठीक है। तो एक तो मेरा ब्लैक जो मनी था वो वाइट हो गया, और ऊपर से पैसा कहाँ से आ रहा है, मॉरिशस से आ रहा है। तो अल्टीमेटली मेरा पैसा ब्लैक होके वाइट मेरे पास आ गया, और टैक्सेस भी कम लगे। तो आपने देखा दोनों हाथ में लड्डू है, तो इसे कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल बेस इरोजन का। बेस इरोजन आई थिंक आपको समझ में आ गया है, बेस इरोजन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग में। अब हम आते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग में। देखो प्रॉफिट शिफ्टिंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सब्सिडरी और उनकी पेरेंट कंपनी का। देखो अगर मान लो कोई पेरेंट कंपनी है, इस बार हम एप्पल लेते हैं, ठीक है। एप्पल की मान लो इंडिया में कोई सब्सिडरी काम कर रही है, इंडिया में कोई सब्सिडरी काम कर रही है। उसी प्रकार इनकी एक और सब्सिडरी है जो कि काम कर रही है कहाँ पर, मॉरिशस में। कहाँ पर काम कर रही है, मॉरिशस में, ठीक है, मॉरिशस में एक और सब्सिडरी काम कर रही है। अब देखो, अब यहाँ पर एप्पल क्या करेगी, अब देखो सब्सिडरीज हैं तो ये लोग प्रोडक्ट जो लेंगे डायरेक्ट एप्पल से लेंगे, ठीक है, बिकॉज एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे और वो कहीं पर मिलेंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्टली एप्पल आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि जिस जगह पर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, जिस जगह पे टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, तो उस जगह पे वो लोग प्रोडक्ट का माल बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ है 100 रुपये की, ठीक है, मान लो एप्पल का कोई प्रोडक्ट है 100 रुपये का, जो कि होता कभी नहीं है, ठीक है, और वो सब्सिडरी को 100 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। तो उसमें मान लो सब्सिडरी को कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है, सब्सिडरी को कुछ प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, वो गलत 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 हो जाएगा हमारे एप्पल के हिसाब से। तो एप्पल अब क्या करेगी, अपने पैसे बचाने के लिए 100 रुपये का प्रोडक्ट कितने में बेचेगी, 150 रुपये में बेच देगी, ठीक है। और जब इनको यहाँ पर बिकेगा तो ये लोग बोलेंगे देखो भाई हमें तो यहाँ पर बहुत महंगा प्रोडक्ट मिला, हमें यहाँ पर कुछ प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले पाएगी, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले पाएगी। अब देखो, अब ये लोग क्या करेंगे, अब प्रॉफिट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने टैक्स बचा लिया, अब यहाँ पर सेम प्रोडक्ट को वो लोग मॉरिशस में सस्ते में बेचेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट को मॉरिशस में सस्ते में उसी दाम पे बेचेंगे, बिकॉज मॉरिशस में टैक्स कितना है, 1 से 2% का। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर चीज़ों को महंगा बेचा और यहाँ पर सस्ता बेचा, अपनी मॉरिशस वाली सब्सिडरी को सस्ता बेचा, तो वहाँ पर 1 से 2% में टैक्स में काम हो गया। और यहाँ पर चीज़ें इतनी महंगी बेच दो, या तो एक कुछ टैक्स नहीं लगा या बहुत ही कम टैक्स लगा। तो इसको कहते हैं प्रॉफिट शिफ्ट करना, मतलब जो आपने इंडिया का प्रॉफिट था, इंडिया का जो प्रॉफिटेबल टैक्स था, वो आपने मॉरिशस की तरफ शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया, मॉरिशस की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग। समझ में आया प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होती है, बेस इरोजन क्या होता है, और टैक्स हेवंस क्या होते हैं, और बेस इरोजन के 2 एग्जाम्पल्स याद रखना, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया किस तरीके से कंपनियां चोरी करती हैं। अब हमें रोकना है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ओईसीडी है, ओईसीडी के बारे में आप सब जानते होंगे। इसने बहुत सारे टैक्स रिलेटेड ट्रीटीज़ निकाली हैं, तो उनको आप एक बार रीड मार लेना, बिकॉज दे आर फैक्ट्स। तो मैं यहाँ पर उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ, फैक्ट्स हैं, बस आप लिख देना ओईसीडी फ्रेमवर्क। या फिर सबसे अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, ट्रीटी से रिलेटेड, इंटरनेशनल ट्रीटी से, कि भैया इसका फाउंडर कौन है या इसका ओरिजिनेटर कौन है, किसने इस ट्रीटी को बनाया, तो आंसर ओईसीडी होगा। आंख बंद करके टिक कर देना, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल में, इस लेवल पे मतलब टैक्स रिलेटेड काम सिर्फ और सिर्फ ओईसीडी करता है। अगर ओईसीडी नहीं तो या फिर G20 होगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। एंड आई एम श्योर ओईसीडी ही करेक्ट आंसर होगा। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं और पहले भी तुक्के मारे जा चुके हैं, ओईसीडी आंसर होगा, ठीक है, इसको मत भूलना। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बता दी, बाकी ज़रूरत नहीं है टैक्स रिलेटेड ट्रीटीज़ बताने की, ठीक है। इसके बाद इंडिया में क्या किया जा रहा है इसको रोकने के लिए, इंडिया में क्या किया जा रहा है भाई, इंडिया में इसके लिए एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब ये कंपनीज आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकना है,
ठीक है, प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कंपनीज़ हैं जैसे पेरेंट कंपनी एप्पल है, जब वो अपनी सब्सिडरी को माल प्रोडक्ट मतलब माल बेचेगी, प्रोडक्ट बेचेगी, तो उससे पहले ही हम उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे, भैया आप बताओ आपका प्रॉफिट क्या रहेगा, किस हिसाब से प्रोडक्ट को बेचोगे, अगर वहाँ पर आप बेच रहे हो सस्ते में, यहाँ पर महंगे में क्यों बेच रहे हो, सब पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। ठीक है, उसको एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट कहते हैं, और वो 5 साल के लिए साइन होता है। वो टैक्स अथॉरिटी और ये जो कंपनीज है होती हैं वो साइन करती है, और इस तरीके से हम अपने आप को बचाते हैं। पहला चीज़ ये हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है कि भाई हमने जो भी बेस इरोजन को रोकने के लिए अमेंडमेंट किया, लाइक DTA में अमेंडमेंट किया, फिर उसके बाद हमने गार लेके आए, तो इन सब तरीके से रोका जा सकता है। तो इंडिया एक्चुअली ये सब काम कर रहा है। लेकिन याद रखना, जो 3 कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि टैक्स हेवन क्या होता है, प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, बेस इरोजन क्या है, ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो इनको आप मत भूलिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेंस पे काफ़ी काम आएंगे, या फिर प्रीलिम्स में हो सकता है कि एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर बन के आ जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स हमें पढ़नी है, जिसे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स कोड, जो कि अभी तक आया नहीं है। वो क्यों नहीं आया, वो सब रीज़न भी हम देखेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली वी विल बिगिन विद इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।